हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीकों से इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। और अब हम समझेंगे कि ह्यूमंस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कैसे करते हैं, यानी कि हम समझेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक में हम समझेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे डायग्राम की मदद से समझाया हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है, ह्यूमंस एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन ह्यूमंस में ऑक्सीजन के इनटेक में हेल्प कौन करता है? ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है एक सिस्टम, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, यानी कि जब ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 जनरेट होती है उसको एक्सेल यानी कि रिमूव करने में भी हेल्प करता है। बट ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है चेस्ट रीजन में, यानी कि थोरैसिक रीजन में। थोरैसिक रीजन को थोरैक्स भी बोलते हैं, और थोरैक्स के अंदर यानी कि थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अराउंड कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन बोनी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिब्स। रिब्स वो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक केज में फिटेड है। इसीलिए रिब्स को रिब केज भी बोला जाता है। अब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे पार्ट से मिलके बना होता है, और सारे पार्ट्स मिलकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, और शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ, जिसका नाम है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स दो ओपनिंग्स होती है जो हमारे नोज के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। ये वो ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू एयर बॉडी के अंदर एंटर करती है। सो एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू दिस पैसेज। जो एयर है वो एंटर करती है बॉडी के अंदर इस पैसेज की मदद से। बट नॉस्ट्रिल से एंटर करने के बाद एयर कहाँ पर जाती है? एयर जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट के पास, जिसका नाम है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में नेजल का मतलब होता है नोज, और पैसेज का मतलब होता है रास्ता। यानी कि नॉस्ट्रिल से जब एयर एंटर करती है तो वो एक कैविटी में, एक पैसेज में एंटर करती है, जिसको बोलते हैं नेजल पैसेज। सो एयर passes through the nasal passage where fine hairs and mucus trap dust and microbes. Nasal passage के अंदर fine hairs यानी कि छोटे छोटे hairs होते हैं, और साथ ही में एक fluid होता है जिसको बोलते हैं mucus. Fine hairs और mucus ट्रैप करते हैं डस्ट और हार्मफुल माइक्रोब्स को। तो जैसा कि हमें पता है, एयर के अंदर बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और साथ ही प्रेजेंट होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर के साथ साथ ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और हार्मफुल माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे नेजल पैसेज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और साथ ही एक फ्लूइड होता है जो चिपचिपा होता है, जिसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस और ये फाइन हेयर्स डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं,
और इसी वजह से हमें स्नीजिंग होती है और कफिंग होती है। यानी कि जब ये डस्ट पार्टिकल्स हमारी नोज में एंटर करते हैं तो हमें छींक आती है या फिर खांसी आती है, जिसकी मदद से ये डस्ट पार्टिकल्स और हार्मफुल माइक्रोब्स बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सो हमने अभी तक समझा नॉस्ट्रिल की मदद से एयर एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर, और एयर जब एंटर करती है तो वो जाती है नेजल पैसेज में। अब नेजल पैसेज से एयर कहाँ पर जाती है? नेजल पैसेज के बाद जो थर्ड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अब चलिए एक बार डायग्राम पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल के बाद वो कंटिन्यू होता है नेजल पैसेज में, और जैसा कि आप देख सकते हैं नेजल पैसेज कंटिन्यू हो रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम कॉमनली बोलते हैं थ्रोट, यानी कि हमारा गला। तो नाक से यानी कि नोज से जब एयर एंटर करती है तो वो गुजरती है हमारे गले से, यानी कि फेरिंग्स से। एंड डू यू नो दैट फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज फॉर एयर। फेरिंग्स वो कॉमन पैसेज है, वो रास्ता है जहां से फूड भी हमारी बॉडी में एंटर करता है और एयर भी हमारी बॉडी में एंटर करती है। अब चलिए डायग्राम से इस पॉइंट को समझते हैं। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा माउथ है वो भी कंटिन्यू हो रहा है फेरिंग्स में, और जो नेजल पैसेज है, जो नेजल कैविटी है, वो भी कंटिन्यू हो रही है फेरिंग्स में। यानी कि फूड के लिए और एयर के लिए ये एक कॉमन पैसेज है। लेकिन फेरिंग्स आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है। एक फ्रंट ट्यूब होती है और एक पोस्टीरियर ट्यूब होती है, यानी कि पीछे की तरफ ट्यूब होती है। जो फ्रंट ट्यूब होती है उसको बोलते हैं लैरिंग्स, और जो पीछे की तरफ ट्यूब होती है वो होती है ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। और हम ये पिछले लेक्चर्स में डाइजेशन में समझ चुके हैं कि माउथ से खाना जाता है ईसोफेगस में, यानी कि फूड फेरिंग्स में तो एंटर करता है, लेकिन फेरिंग्स के बाद वो अपना रास्ता बदल लेता है और चला जाता है ईसोफेगस में। और जब हम एयर की बात करते हैं, यानी कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं, तो वो फेरिंग्स से होकर एंटर करती है लैरिंग्स में। सो फ्रॉम द नेजल पैसेज एयर पासेस थ्रू द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स एंड देन इनटू द ट्रेकिया। नेजल पैसेज से जो एयर है वो आगे पास होती है फेरिंग्स में, और उसके बाद जाती है लैरिंग्स में, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स जैसे कि हमें पता है वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स, जो एयर के आने की वजह से वाइब्रेट होती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एयर फेरिंग्स से होते हुए एंटर करती है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद आगे जाती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया और कॉमनली बोलते हैं विंड पाइप। क्या आप बता सकते हैं कि हम ट्रेकिया को, इस लॉन्ग ट्यूब को विंड पाइप क्यों बोलते हैं? ट्रेकिया के अंदर से एयर आगे पास ऑन होती है लंग्स में, इसीलिए हम ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एयर आगे पास ऑन होती है। सो ट्रेकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब मेड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द लंग्स। ट्रेकिया एक लंबी सी ट्यूब होती है जो बनी होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से, और ये ट्रेकिया कनेक्ट करती है लैरिंग्स को लंग्स से। चलिए सबसे पहले ट्रेकिया का स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर आप इस लॉन्ग ट्यूब यानी कि ट्रेकिया को देखेंगे तो आपको दिखेंगे सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। इन सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जो ट्रेकिया होता है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स यानी कि कार्टिलेज की रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। अब चलिए समझते हैं कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज के बारे में हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। कार्टिलेज एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और वो थोड़ा स्टिफ होता है,
इसीलिए वो ट्रेकिया में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। बट कार्टिलेज की स्टिफनेस ट्रेकिया में किस काम आएगी? ट्रेकिया के अंदर से एयर पास ऑन होती है, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो जो एयर है वो इसी रास्ते से बॉडी के अंदर आती है और इसी रास्ते से बॉडी से बाहर जाती है। सो ट्रेकिया एयर प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो सकती है, इसीलिए उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसमें प्रेजेंट होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो ट्रेकिया एक लंबी सी ट्यूब होती है जो बनी होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। और ये ट्रेकिया कनेक्ट करती है लैरिंग्स को लंग्स से। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ही वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। और क्या आप जानते हैं हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग से छोटा होता है? बट ऐसा क्यों होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अभी तक हमने समझा ट्रेकिया कनेक्ट करता है लैरिंग्स को लंग्स से। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रेकिया आगे जाता है और वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, और ये ब्रांचेस आगे कंटिन्यू हो रही हैं लंग्स के अंदर। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई। हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी कि राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और राइट लंग और लेफ्ट लंग में दो ब्रांचेस जाती हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई भी दो होती हैं, यानी कि राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई विल गो इनटू द राइट लंग एंड लेफ्ट ब्रोंकाई विल गो इनटू द लेफ्ट लंग। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रोंकाई आगे जाके और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। सो inside the lungs, the air passage divides into smaller and smaller tubes called bronchioles. lungs के अंदर जो एयर पैसेज है वो डिवाइड करता है छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। अब चलिए एक बार दोबारा डायग्राम पे फोकस करते हैं। जो एयर है वो इस पैसेज से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होती है, और जैसे ही वो ट्रेकिया से आगे बढ़ती है, ट्रेकिया राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, और जो एयर है वो राइट लंग में भी जाती है और लेफ्ट लंग में भी जाती है। ये ब्रोंकाई अब फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक सिंपली एयर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करी है, लेकिन कहीं पे भी डिफ्यूजन नहीं हुआ है, कहीं पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलर सैक्स के अंदर। अब चलिए समझते हैं एल्वियोलर सैक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम एल्वियोलर सैक को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें दिखेंगे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। सो ब्रोंकियोल्स terminate in balloon-like structures called alveoli, where the exchange of gases take place. Bronchioles टर्मिनेट करते हैं, खत्म होते हैं छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। सो एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहां पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, एल्वियोलाई के अराउंड प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सारे बॉडी पार्ट से लाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज हो जाती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में। और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड उसको सारे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और एल्वियोलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से बाहर एक्सेल हो जाती है, बाहर रिमूव हो जाती है। इसीलिए एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी
सिस्टम का। अब इन पार्ट्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी होता है जो हमारी ब्रीदिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट वो स्ट्रक्चर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? वो स्ट्रक्चर है डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो डोम शेप्ड होता है, यानी कि बीच से उठा हुआ होता है, और ये हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को डिवाइड भी करता है। डायफ्राम के बहुत सारे रोल्स होते हैं, लेकिन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे डायफ्राम का ब्रीदिंग में क्या रोल होता है। और डायफ्राम का ब्रीदिंग में क्या रोल होता है वो हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे कि हम इनहेल कैसे करते हैं और एक्सहेल कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम बस इतना समझेंगे कि डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रीदिंग के लिए, और ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी तक हमने समझा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल से जैसे ही बॉडी में एयर एंटर करती है, वो पास होती है आगे नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से आगे ट्रांसफर होती है फेरिंग्स में, देन आगे जाती है लैरिंग्स में, लैरिंग से वो एंटर करती है एक लॉन्ग ट्यूब में जिसको बोलते हैं ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। ट्रेकिया उस एयर को आगे पास ऑन करता है लंग्स में, लंग्स में बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो एयर को पहुंचाते हैं एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई वो प्लेस है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और हमारी ब्रीदिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डायफ्राम। तो आई होप अब आपको पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।